अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। 60% से ज़्यादा लोग अपने थायराइड प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं, जबकि उनके लैब टेस्ट थायराइड से रिलेटेड नॉर्मल आ रहे होते हैं। इसके हिडन सिम्टम्स क्या हैं? वेट स्टक हो जाना, कम खा के भी उनका वेट बढ़ रहा होता है, मोटे हो रहे होते हैं, मूड स्विंग्स होना, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाना, जबकि नॉर्मल लोग उसको उतनी सी बात पे गुस्सा नहीं करते। इसके अलावा उनके हेयर, नेल, स्किन ये सफ़र हो रहे होते हैं। उनके बाल इतने गिर रहे होते हैं कि फीमेल्स में उनकी पौनी बिल्कुल छोटी सी रह जाती है, और मेल में भी और फीमेल में भी गंजापन होना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली वो अपने बालों को देखेंगे तो नीचे से स्किन नज़र आना स्टार्ट हो जाती है, इतना हेयर फॉल होता है। इसके अलावा जॉइंट प्रॉब्लम, किसी ना किसी जॉइंट में इशू रहना उनके, ये इसके हिडन सिम्टम्स हैं। अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको थायराइड का इशू हो सकता है कि वो स्टार्ट हो या हो चुका हो। अब आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि थायराइड क्या है और इसको कौन कौन सी डाइट को हम लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड करके इससे बच सकते हैं, और इसके अलावा हमने कौन कौन से खाने हैं जो हम अपनी रूटीन में खा रहे हैं जो कि थायराइड के ग्लैंड का इशू बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक करें, शेयर करें। न्यू है मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब ये थायराइड ग्लैंड हमारे इधर गले के इस जगह पे होता है, बटरफ्लाई की तरह होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका जो फंक्शन, ओवर फंक्शन हो जाना और अंडर फंक्शन हो जाना, ये 2 टाइप से हो रहा होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। जिनमें ये फंक्शन अंडर एक्टिव हुआ होता है, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ होता है और उनका ये ग्लैंड जो सा है T4 T3 रिलीज नहीं कर पा रहा होता। उनका ग्लैंड, एक तरह से आप ये समझ लें कि उनका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता है, तो वो हाइपोथायराइड हो जाते हैं। उनका हाइपोथायराइड वो टाइप आ जाएगी, और जिनका ये ग्लैंड जो से हैं वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा वो काम कर रहा होता है, तो उसमें वो क्या हो जाते हैं, हाइपोथायराइड। आज के इस वीडियो में मैं हाइपोथायराइड और ओवरऑल थायराइड को डिस्कस करने वाली हूँ, ताकि वो, और इस पर 6-7 वीडियोज़ बनेंगी। ठीक है, पूरी डिटेल के साथ मैं ये सारा कुछ लेके चलूँगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ओवरऑल थायराइड के जिनको इशू हैं वो डाइट, ताकि वो अपनी डाइट को देखें, अपनी डाइट चेंज करें, डाइट में चीज़ें इंक्लूड करें, ताकि उनका वो ये इशू जल्दी से वो रिवर्स होना शुरू हो जाए, और जिनको है वो रिवर्स करें, और जिनको नहीं है वो इससे बच सकें। अब ये 17 से छोटी एज के लोगों को भी हो रहा है। ठीक है, जो लड़के लड़कियां हैं, स्पेशली जो लड़की हैं छोटी एज की हैं, उनको भी ये हो रहा है। अब इसकी रीज़न में, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये किस चीज़ की वजह से हो रहा है, और उसके बाद बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी डाइट भी एक्सक्लूड करनी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में हर टॉपिक को जो डिस्कस करती हूँ उसमें मैं बताती हूँ कि ये आप लोगों ने इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। अब मैं साथ में ये बताती हूँ कि उतना ही ज़रूरी है इस चीज़ को एक्सक्लूड करना। इंक्लूड करते जाएंगे जब तक वो चीज़ बाहर नहीं निकालेंगे जो गलत कर रही है, इसको ख़राब कर रही है, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। अब ये थायराइड में क्या होता है, आयोडीन और सेलेनियम मिनरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आयोडीन हमें कहाँ से मिलता था? ज़मीन से। अब ज़मीन में बार बार काश्तकारी करके ज़मीन के अंदर से जो है आयोडीन ख़त्म हो चुका हुआ है। एक फसल उगती है, दूसरी, उसे रेस्ट तक नहीं दिया जाता है, दूसरी फसल उगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो बार बार काश्तकारी करके ज़मीन में से आयोडीन ख़त्म हो चुका हुआ है। अब हमें खुराक के थ्रू तो नहीं मिल रहा है, इसी वजह से हम लोग इतने डेफिशिएंट हो रहे हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये आप लोग इसे देखेंगे नेट के ऊपर भी, हमारी डेली रिक्वायरमेंट आयोडीन की, और ये पहले का स्टैंडर्ड है। जब ज़मीन से हमें मिल रहा होता था, हमारे खानों में हमारी जो फसलें उगती थी उनमें ये शामिल होता था, तब थी 150 माइक्रोग्राम से 500 माइक्रोग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुकी हुई है, ये मिलीग्राम में अब आ गई हुई है, क्योंकि अब हमें ज़मीन के थ्रू तो मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग बहुत डेफिशिएंट हो चुके हुए हैं इससे। तो अब ये इसकी कमी की वजह से ही वो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता है। तो अब आयोडीन जो है वो स्पेशली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, मेरी ये गायनी की जो डॉक्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पेशेंट्स को बताया करें, उनको उनकी डाइट में वो ऐड करवाएं आयोडीन, और उनको 3 से 4 मिलीग्राम उनको चाहिए। ठीक है, पर डे। और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा होगा तो वाटर सोल्यूबल है, यूरिन के थ्रू ये बॉडी से निकल जाएगा। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक तो माँ भी सफ़र करती है, और वो थायराइड में की बीमारी में कन्वर्ट वो हो जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद या उससे पहले भी हुई होती है अगर वो डेफिशिएंट ज़्यादा हो। अब जो बच्चा है वो भी इससे डेफिशिएंट हो रहा होता है, और वो इसी वजह से उनका IQ लेवल, ब्रेन अफेक्ट होता है बच्चों का, कद छोटे रह रहे हैं बच्चों के, ये आयोडीन की कमी की वजह से हो रहे हैं। इस वजह से
प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन का लेवल अपना अच्छा करें, बहुत अच्छा करें आप जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ठीक है। अब आयोडीन को हम लोगों ने किस तरह से अब लेना है, अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साजिदा ने बताया था थायराइड के लिए, तो हम लोग फटाफट इसका वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। सप्लीमेंट के थ्रू आप लोगों ने नहीं लेना है, आप लोगों ने इसे डाइट के थ्रू ही अपना लेवल पूरा करना है। सी फूड्स में पाया जाता है, ठीक है, समुद्री जो भी जितने भी वो फूड्स हैं उनमें ये पाया जाता है आयोडीन। इस वजह से मैं और वो तो वैसे ही मछली के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आयोडीन एक इसमें और ज़्यादा इसका फ़ायदा है, तो मैं इसीलिए फोकस आप लोगों को कह रही होती हूँ कि अपना फोकस करें फ़िश के ऊपर। नवंबर से लेके मार्च तक अवेलेबल होती है फ़िश, हफ्ते में 3 से 4 दिन फ़िश खाया करें, उसके थ्रू आप लोगों का पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अंडे, ठीक है ना, 2 अंडे आप लोगों ने, अंडों पे भी मेरा जोर इसीलिए होता है कि उसमें आयोडीन हमें अंडों के थ्रू मिल जाता है। आप लोग 2 एग लाजमी 2 एग अपने खाएं, और उसकी अगर आप लोगों ने ऑमलेट बनाना है उसमें तो उसकी योक उसके और योक समेत खाने हैं, और उसकी योक बीच में ही आ जाएगी और पक जाएगी। ऑमलेट आप लोगों को जब बनाएंगे, जब आप लोगों ने फ्राई करना है तो स्पेशली उस फ्राई एग को आप लोगों ने रनिंग योक में खाना है। रनिंग जॉब के थ्रू ये ज़्यादा हमें मिकदार में हमारे अंदर एब्जॉर्ब होएगा, ठीक है। एग के थ्रू आप लोगों ने इसे लेना है। उसके बाद दही आ जाता है, दही में पाया जाता है आयोडीन। डेली आप लोग अपना दही नाश्ते में अंडे दही ये चीज़ें आप लोग अपना ऐड करें। और अभी फ़िश नहीं अवेलेबल है, लेकिन अंडे और दही के थ्रू तो आप लोग पूरा कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके थ्रू आप लोगों ने अपना आयोडीन पूरा करना है। और जो सेलेनियम है, सेलेनियम जो है वो हम लोगों को गोश्त में मिलेगा। जो इंडिया के लोग हैं जो देख रहे हैं वो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, वो लोग कितने B12 और ये सारी चीज़ों के साथ साथ ये अपने इसको सेलेनियम को भी ये मिस कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फीमेल्स ज़्यादा वो हो रही हैं थायराइड के प्रॉब्लम का शिकार जो उनसे है वो फीमेल्स ज़्यादा हो रही हैं, तो इस वजह से गोश्त को अपना इंक्लूड करें अपनी डाइट में, ठीक है। बकरे का गोश्त, बड़ा बीफ का गोश्त और मुर्गी का गोश्त, जिस फार्म में भी आप लोगों ने लेना है वो आप लोग अपना गोश्त लें, और स्पेशली वो कोशिश करें कि आप लोग मटन बीफ को ही ज़रूर ऐड करें वीकली बेस पे। और इसके अलावा जो लिवर है, लिवर में पाया जाता है, ये बकरे का गाय का जो ये लिवर है इसमें पाया जाता है, ये भी हफ्ते में 1 मरतबा लाजमी आप लोग इसका लिवर खाया करें। इसमें दूसरी चीज़ें तो मिलेंगी, साथ में आपको सेलेनियम भी मिलेगा। और अखरोट इसका बहुत अच्छा सोर्स है, अखरोट, ठीक है। आप लोगों ने इस सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं, फिर मैं कह रही हूँ इजीली हम लोग ये अवेलेबल जो चीज़ें हमें हैं हम कर सकते हैं हासिल, तो आप लोग उसके थ्रू इसे हासिल करें। अखरोट 2 अखरोट मस्ट खाया करें, और गर्मियाँ इसे भिगो के खाएं, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें इसको थायराइड के ग्लैंड को काम करवाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोनों मैंने आपको बता दी हैं, इनके सोर्सेज भी बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी डाइट है जिसको एक्सक्लूड करना है, जिसकी वजह से ये आप लोगों का, और वो क्या है। अब ये तो डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी आपकी, अब वो अगर खाने साथ साथ आप लोग खाते जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, ठीक है। वो इसकी डेफिशिएंसी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। आप कहेंगे कि मैं तो खा रही हूँ ये चीज़ें, तो फिर मेरा क्यों नहीं थायराइड ठीक हो रहा है, मेरे ये सिम्टम्स क्यों नहीं रिवर्स हो रहे हैं। तो लेकिन जब आप लोग वो वाले खाने साथ में खा रहे हैं जो एब्जॉर्ब ही नहीं होने दे रहे, तो फिर कहाँ बात बनेगी। तो अब उनमें क्या आ जाता है, क्यूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्यूसीफेरस वेजिटेबल्स क्या होती हैं, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ठीक है। इनमें ये एब्जॉर्बेबिलिटी को इसकी ख़त्म करती हैं। आप लोगों ने ये नहीं खानी है अगर आप लोगों ने। और अब देखें ये चीज़ें एक दूसरे से इतनी लिंक्ड हैं, हम लोगों को अवेयरनेस की इतनी ज़रूरत है कि ये देखें अब जो लिवर का प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड का इशू है उनका लिवर भी कंप्रोमाइज़ है, फैटी लिवर है उन लोगों का, ठीक है। अब लिवर को ठीक करने के लिए गोभी फैमिली अच्छी है, तो अब आप लोगों ने हफ्ते में 1 मरतबा इसे खा लें, और पका के खाना है, कच्चा नहीं खाना है, इसे अच्छी तरह से। और जो फूल गोभी है वो आप खाएँ, उसे अदरक लहसुन डाल के उसे अच्छी तरह से गला के पका के, फिर वो इसकी एब्जॉर्बेबिलिटी को कम अफेक्ट करेगी। और हफ्ते में 1 दिन ये इसको यूज़ करना है, कम यूज़ करना है, और इसे पका के यूज़ करना है। जो गोभी के पराठे खाते हैं, मूली के पराठे खाते हैं, वो नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि वो इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, वो कच्चा रहेंगे अंदर से, तो वो अफेक्ट करेंगे। आप लोगों ने इसको अपना एक तो चेंज करना है। उसके बाद बात आ जाती है सोया। इंडिया में सोया बहुत यूज़ किया जाता है, इसको आप लोग अपना रिप्लेस करेंगे। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स वो लोग मानते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग इसे वो यूज़ करते हैं। तो आप लोग इस सोया की जगह पनीर यूज़ कर लें प्रोटीन के लिए, ठीक है। और सोयाबीन ऑयल की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें। इसके अलावा आप लोग जो सोया मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं, आलमंड मिल्क पे आ जाए, घर में बन सकता है आलमंड मिल्क, ठीक है। मैं शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी। अब आप लोगों ने ये अपना
रिप्लेस करना है सोया। उसके बाद सिंपल मिल्क, जो गाय भैंस का दूध हम लोग पीते हैं, वो आप लोगों ने नहीं पीना है, ठीक है। कैल्शियम के लिए आप लोगों ने दही खाना है, दूध नहीं पीना है। उसमें एस्ट्रोजन बैलेंस बढ़ जाता है सोया से भी, और दूध से भी जो इनको वो खाद्य वगैरह ये सारा कुछ डाला जाता है, वो उससे उनका एस्ट्रोजन बैलेंस बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। मैंने कहा है कि इस हाइपोथायराइड में क्या होता है कि वो कम ग्लैंड कम अपना वो रिलीज कर रहा होता है T3 T4। उसकी रीज़न होती है कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है बॉडी का, और जो एस्ट्रोजन जब इंक्रीज़ करता है बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म को वो स्लो कर देता है। तो इस वजह से एस्ट्रोजन बैलेंस को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम लोगों ने दूध भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब आप बात आ जाएगी ग्लूटन, ठीक है। गंदम में पाया जाता है ग्लूटन भी अफेक्ट करता है इसको। तो आप लोगों ने गंदम जो अगर यूज़ करनी भी है, आप लोग इसे अल्टरनेट डेज पे किया करें, ठीक है। अब ये अफेक्ट जो दूसरा है मिलेट है, मिलेट में आ जाता है, इसमें मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगी, आपको सारा समझाऊंगी मिलेट क्या है। मिलेट में आ जाता है ज्वार, बाजरा, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, रागी, ये सारे आटे आते हैं। ये भी जो थायराइड के पेशेंट हैं उन्होंने इसको लिमिट, इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं इन आटों के, इन क्या कहते हैं मिलेट के, तो लेकिन इसके फ़ायदों के अलावा ये थायराइड जो पेशेंट हैं उनके लिए ये नुकसानदेह हैं। उन्होंने लिमिट में यूज़ करना है। गंदम को यूज़ करना है तो रिफाइन आटा नहीं यूज़ करना है, चक्की का आटा यूज़ करें। एक दिन वो यूज़ कर लिया, एक दिन मिलेट यूज़ कर लिया, यानी कि जौ का आटा यूज़ कर लिया, और किनवा, एक दिन किनवा यूज़ कर लिया, ब्राउन राइस, सिंपल राइस की जगह ब्राउन राइस यूज़ कर लिए, ठीक है। ये आप लोगों ने चीज़ें एक्सक्लूड करनी हैं, ये इसको थायराइड को इशू करती हैं। अब इसके अलावा आ जाता है फ्रूट्स के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आम, आड़ू, खुबानी, इनके तो आप कहेंगे ये तो बहुत बेनिफिशियल हैं, ठीक है, इसके फ़ायदे हैं, लेकिन थायराइड पेशेंट को मेटाबॉलिज्म स्लो करेंगे ये। इनको में गाइनोजेनिक एक इफेक्ट पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है, वो इसके इफेक्ट जो है ना थायराइड के ग्लैंड को जाके इफेक्ट करता है और उसकी फंक्शनिंग को कम कर देता है। तो आप लोग दूसरी तरह से ये समझ लें कि ऐसे फ्रूट जिनके अंदर बीज हो और बाहर उनके पल्प हो, उनका जो फाइबर है बाहर है, जैसे आम है, गुठली अंदर है, आड़ू है, खुबानी है, ये तीनों फ्रूट जो से हैं वो नहीं खाने हैं थायराइड पेशेंट ने, और लिमिटेड खाने हैं अगर खाने हैं तो। उसके बाद बात आ जाती है स्वीट्स की, ठीक है। शायदा आशिक आप कहती हैं कि मेरा शुगर लेवल लो हो जाता है, मैं क्या, वो थायराइड पेशेंट है, और वो कहती हैं कि मेरा जो ग्लूकोज लेवल है, मेरा शुगर लेवल है बहुत कम हो जाता है, मेरा दिल घबराता है, तो वो इस वजह से मीठा खाती हैं। तो वो क्या करता है, ये आपका जब दिल घबराता है, आपको डाइट लग ही नहीं रही है, पच ही नहीं रहा है आपको खाना, तो इस वजह से आपका वो जो सा है वो एनर्जी लेवल है वो आपका लो है, और आप मज़ीद मीठा खा लेती हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म आपका मज़ीद स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो एनर्जी लेवल वो आपकी बॉडी में चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होंगी, और आपको वो मज़ीद आप थायराइड की तरफ जाती जाएंगी। इसी वजह से आपका एक टेस्ट कभी सही आता है तो दूसरा आउट हुआ होता है। तो इस वजह से आपने ये मीठा छोड़ना है, ये हर हाल में छोड़ना है। अगर आप लोग नहीं छोड़ सकती तो आप इसको स्टीविया पे आ जाएँ, चाय स्टीविया यूज़ कर लें आप चाय में, या आप किसी स्मूदी बनाना चाह रही हैं उसमें स्टीविया या गुड़ यूज़ कर लें कम क्वांटिटी में, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है बात कैफ़ीन। जो कैफ़ीन है वो भी थायराइड के फंक्शन को कम करती है। कॉफ़ी नहीं पीनी है, थायराइड पेशेंट ने कॉफ़ी नहीं पीनी है, चाय भी लिमिटेड यूज़ करनी है। इसके अलावा वो स्विच कर जाए ना, ग्रीन टी पे आ जाए। एक टाइम ग्रीन टी पी ली, एक टाइम में ब्लैक टी पी ली, और उसमें दूध यूज़ नहीं करना है, उसमें मलाई को ब्लेंड करके वो डाल के वो आप लोगों ने यूज़ करनी है, ठीक है। अब ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं एक्सरसाइजेज अपलोड भी करूंगी इससे रिलेटेड, और एक्सरसाइज भी आपने साथ साथ करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव था। इसे शेयर करें प्लीज़। बहुत से थायराइड लोग हैं मेरे इर्द गिर्द जिनको इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।